हेलो फ्रेंड्स वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद तपेंद्र सिंह। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद तपेंद्र सिंह में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था पॉलिनोमियल, और उस पर हम बहुत ही अच्छे से समझाए थे, बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किए थे, कंसेप्ट भी दिए थे। इसमें से हमने आपको बताया था कि इक्वेशन सिंगल इक्वेशन रहे इन वन वेरिएबल, मतलब एक चर में इक्वेशन दिया रहे, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसके बाद उस पर हम कुछ रिजल्ट लिखवाए थे। आज उसी पर हम प्रैक्टिस भी करते हैं। जैसे हमने आपको बता दिया था, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। आपको रिवीजन में करा दे रहा हूँ कि हमने आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ाया था। दैट मीन्स दो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्चुअली में पढ़ाया था आपको। हमने आपको बताया था कि कोई भी दो इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है a1x जोड़ a2y a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है। एंड दूसरा दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दूसरा इक्वेशन है। तो हमने बताया था फर्स्ट में इफ a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसका जो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा। और दूसरा कंडीशन लिखाए थे इफ a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर c1 बाई c2 होगा, तो क्या होगा बताइए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। मतलब जो हल होगा इस इक्वेशन का वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। और तीसरा हमने बताया था इफ a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो इसका क्या हल होगा, नो सॉल्यूशन, मतलब इस ऐसे इक्वेशन का कोई भी हल नहीं होगा। और कहने का मतलब हमने आपको बताया था, एक बार रिवीजन करवाता हूं, इफ a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 यूनिक सॉल्यूशन, और दैट लाइंस इज क्या होगा, लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट। एंड इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 एंड इक्वल टू c1 बाई c2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट मीन्स लाइन जो होगा एक दूसरे के कोइंसिडेंट होगा, संपाती होंगे। और तीसरा जो बताया था a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यदि इस तरह से कोई भी कंडीशन आ जाए कोई भी दो इक्वेशन का, इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, तो लाइंस जो होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और पैरेलल जब हो गए तो इनके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे। और ये जो दोनों होगा ये कंसिस्टेंट होगा, यानी कंसिस्टेंट हमने बोला था, और इसको बोला था ये इनकंसिस्टेंट होंगे। हमने पिछले वीडियो में इस पर डिटेल से चर्चा की है। जिनको समझ नहीं आता है आज का टॉपिक, वो मेरा पिछले वीडियो एक बार से जरूर वॉच करें, अच्छे से देखें। और आज हम इस पर प्रॉब्लम करने वाले हैं, ठीक है। जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसी को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो मेरे साथ बने रहिए, आपको जरूर समझ में आने वाला है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और ये सीडीएस एग्जाम जिसको बोलते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जो यूपीएससी लेती है, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लेती है, उसमें ये क्वेश्चन आता है। और उसी का क्वेश्चन मैं कराने भी जा रहा हूं, और बहुत सारे, और एनटीपीसी का भी क्वेश्चन मैं करा देता हूं। आरआरबी एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन नहीं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में भी इस तरह के क्वेश्चन सीबीटी फर्स्ट 2021 में आए हैं, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, आप मेरे साथ पढ़िए, मैं भी आपके साथ पढ़ता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, k का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए समीकरण निकाय 3x माइनस के वाई माइनस 2y बाई 0। मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं, दिया हुआ फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस के वाई माइनस, मैं भी आपके साथ स्क्रीन पर देख रहा हूं, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ। एंड के का वह मान जिसके लिए समीकरण निकाय 3x माइनस के वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 10y प्लस 40 बराबर 0 का कोई हल नहीं है इसमें से के का किस मान के लिए। तो दूसरा जो इक्वेशन है वह है 6x माइनस 10y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो के किस मान के लिए आपके समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10
ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 5 एंड ऑप्शन डी में 3। आपको दिख गया होगा स्क्रीन पर। अभी में देखिए, अभी हमने आपको बताया है के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। मैं दैट मीन्स यदि नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन के केस में आपने क्या पढ़ा है, नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, शर्त a1/e2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस तरह का केस होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये एक की जगह यहाँ देखिए, a1 की जगह देखिए, ये a1 का स्थान है, ये b1 का स्थान है और ये c1 का स्थान है, ये a2 का स्थान है, ये b2 का स्थान है और ये c2 का स्थान है, ये वाला जो कोफिशिएंट है। ठीक है, तो हम यहाँ रखते हैं एक एक मान। a1 की जगह हमने 3 रखा, a2 की जगह हमने 6 रखा इज इक्वल टू b1 की जगह हमने k रखा और b2 की जगह हमने क्या रखा, 10 रखा एंड डज नॉट इक्वल टू c1 की जगह -20 और c2 की जगह +40। ठीक है, हमें k का वो मान निकालना है। इसमें यदि दिया रहता k के किस मान के लिए नहीं होगा तब हम इसको सॉल्व करते इस दोनों को, लेकिन दिया हुआ k के किस मान के लिए इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो ये इस दोनों इक्वेशन को लेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को लेंगे। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट क्या है, 3/6 इज इक्वल टू k/10। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, ये 2k हो जाएगा, इधर 10 आ गया तो 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से k बराबर कितना आ गया 5। दैट मीन्स जब k बराबर 5 होगा, आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो गया, सी नंबर। दैट मीन्स यदि k बराबर 5 होगा तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसका कोई भी हल नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूँ, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कराने का प्रयास करता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख गए होंगे, मैं आपको पढ़ देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण 21x + 48y बराबर 5। समीकरण लिख लेते हैं 21x + 48y बराबर 5। ये क्वेश्चन दिया गया है, 21x + 48y बराबर 5 को संतुष्ट करने वाले युग्मों x एंड y, युग्म दिया हुआ है पेयर x एंड y में, और कहा है आपके क्वेश्चन में कि जहां एक्स वाई पूर्णांक है और एक्स और वाई जो क्या है पूर्णांक है, दैट मीन्स इंटीजर है, एक्स वाई पूर्णांक है और दिया गया है कि इसकी संख्या, मतलब समीकरण 21x + 48 बराबर 5 को संतुष्ट करने वाले युग्मों एक्स वाई की, जहां एक्स वाई पूर्णांक है, संख्या कितनी है। मतलब इसका जो एक्स वाई है इसकी संख्या कितनी है ये आपको निकालना है। तो देखिए निकालते हैं, 21x + 48y दिया हुआ है, ठीक है, और एक्स वाई और वाई पूर्णांक है। और आपके ऑप्शन में भी ऑप्शन देख लीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 0, दूसरा 1 और सी 2 है और डी अनंत सोल्यूशन। एक्स और वाई का मान निकालना है। देखिए हम ध्यान से देखेंगे इस इक्वेशन को, और हमने जो आपको बताया है उसी कंसेप्ट पर आधारित है। हमने क्या करते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, इसको 21x + 48y बराबर 5 दिया हुआ है। हम इसको क्या करें बताइए आप ही, हम इसको क्या करते हैं 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। 3 से डिविजन हो रहा है, 3 से हम दोनों जगह डिविजन कर देते हैं। तो 3 से भाग देंगे, मतलब डिवाइडेड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से भाग दे रहे हैं। तो 3 से भाग देते तो इधर भी 3, कितना हो जाएगा 3 × 7 = 21, 7x प्लस 3 से भाग दे दिए 16y बराबर कितना हो जाएगा 5/3। आप ध्यान दीजिएगा, एक बात यहां नोट करिएगा, x और y बोथ इंटीजर है। देखिए x भी इंटीजर मतलब पूर्णांक है और y भी पूर्णांक है, इंटीजर है, ठीक है। x भी इंटीजर, y भी इंटीजर, और ध्यान से आप देखिएगा, और 7 भी इंटीजर है और 16 भी इंटीजर है। अब जानते होंगे किसी भी इंटीजर को हम इंटीजर से गुना करते हैं, किसी भी इंटीजर को इंटीजर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। सपोज करिए जैसे हमने 3 इंटीजर है, 5 से गुना किए तो कितना आएगा 15, ये भी एक इंटीजर है। जैसे दूसरा ले लीजिए, मान लीजिए मैं -16 से गुना करता हूँ, फिर 4 से गुना करता हूँ तो क्या हो जाएगा -64, ये भी एक इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर तो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो यहाँ आप देखेंगे 7 इंटीजर ऑलरेडी आप जानते हैं, और x भी इंटीजर आपके क्वेश्चन में दिया गया। तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 7x भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा।
ठीक है, पूर्णांक ही होंगे। उसी प्रकार से 16 भी इंटीजर, 16 भी इंटीजर और y भी इंटीजर, और इस दोनों को गुना करेंगे तो ये भी ऑब्वियस सी बात है ये भी एक इंटीजर ही होगा, पूर्णांक होगा। बट यदि किसी भी दो पूर्णांक को जोड़ेंगे तो उसका योग क्या आएगा? मान लीजिए ये भी इंटीजर, दोनों को जोड़े तो क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा कि नहीं आएगा? जैसे मान लीजिए हम जोड़ते हैं 5 और -5, दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 0। ये भी एक इंटीजर है, 0 इज एन इंटीजर। उसके बाद वैसे मान लीजिए हमने 4 है, इसको 16 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। ये भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर और इंटीजर को जोड़ेंगे तो ऑलवेज इंटीजर ही होंगे। बट ये 5/3 है, ये क्या है? फ्रैक्शन है, यानी भिन्न है। ये क्या है? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन किसको कहते हैं? ये फ्रैक्शन है, 5/3 है, मतलब जो पूर्ण पूर्णांक नहीं उसको फ्रैक्शन मोटा मोटे तौर पर बोले। जैसे मान ले p/q का फॉर्म हो गया, ये सब क्या आता है? फ्रैक्शन में आता है। ये 5/3 क्या है? फ्रैक्शन है। तो दो इंटीजर को हम जोड़ेंगे तो ऑलवेज इंटीजर आता है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? फ्रैक्शन आ रहा है। दैट मीन्स इस इक्वेशन का कोई भी हल नहीं होगा। कहने का मतलब शून्य हल होंगे, क्योंकि ये इक्वेशन इसके बराबर हो ही नहीं सकता। तो x और y का मान कैसे निकाल लीजिएगा पूर्णांक में? क्योंकि x और y आपको शर्त के अनुसार पूर्णांक दिया हुआ है। तो आपको समझ गया होगा इंटीजर और इंटीजर का जो इंटीजर होता है, लेकिन आ गया फ्रैक्शन, तो कैसे होगा इसके? इसलिए इसका हल शून्य होंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, और बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, और मैं दूसरे टीचर की तरह मजाक नहीं करूंगा, वो सब करना भी नहीं है, केवल पढ़ाई पर फोकस, ओनली फोकस ऑन स्टडी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए, पढ़िए मेरे साथ। पहला तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, समीकरणों 3x + y - 4 = 0 एंड 6x + 2y - 8 = 0 वाले निकाय के लिए ऑप्शन में दिया हुआ एक ए ऑप्शन में एक अद्वितीय हल x = y, y = 1 है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है एक अद्वितीय हल x = 0, y = 4 है, और सी में कोई हल नहीं है, और डी में अनंत हल है। मतलब समीकरण दिया गया है और आपको 4 को ऑप्शन के अनुसार से आपको शर्त पर कौन सा शर्त सही होगा उसके अनुसार से आपको ऑप्शन में टिक करना था। ये दोनों इक्वेशन को हम बोर्ड पर बारी बारी से लिखते हैं। तो पहला इक्वेशन है 3x + y - 4, 3x + y - 4 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 6x + 2y - 8, 6x + 2y - 8 = 0, यही दोनों इक्वेशन है। पहला इक्वेशन 3x + y - 4 = 0, और दूसरा इक्वेशन 6x + 2y - 8 = 0, ये दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन दिया हुआ है। तो देखते हैं इसमें कौन सा शर्त आपके चारों ऑप्शन के हिसाब से सूट करेगा। चलिए देखते हैं, हम निकालते हैं पहले a1/a2। देखिए a1/a2 कितना आ गया? 3/6, कितना हो गया? 1/2। b1/b2 निकालते हैं, कितना होगा बताइए? +1 हो गया, 1 नहीं है कुछ तो 1 तो होगा ही, 1 × y लिख सकते हैं, और y के, और यहाँ क्या है 2 है तो 1/2, और c1/c2 कितना होगा? -4 / -8 = 1/2। तो यहाँ क्या आ गया? इस तीनों से आपको क्या मिलता है? a1/a2 = 1/2, b1/b2 = 1/2 एंड c1/c2 = 1/2। तो क्या आया? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। दैट मीन्स ये जो रिजल्ट है ये किस कंडीशन के लिए है बताइए? ये कंडीशन आपको हमने बताया है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी इस समीकरण निकाय के, इस पार्टिकुलर समीकरण निकाय के क्या होंगे? अनंत हल होंगे। दैट मीन्स अनंत हल होंगे। किस ऑप्शन में है अनंत हल? देखिए जरा, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? अनंत हल होंगे। दैट मीन्स ये जो दोनों लाइन होगा, और फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब भी कोई भी दो इक्वेशन जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो क्या होंगे रेखा? वे दोनों रेखा एक दूसरे के संपाती होंगे। दैट मीन्स कोइंसिडेंट होंगे, कोइंसिडेंट टू ईच अदर।
ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा, पढ़िए, तब तक मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूं, फिर आपको चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप जो है मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए। मैं एक एक करके अलजेब्रा का ऑपरेशन कर दूंगा, आपको अलजेब्रा में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अलजेब्रा खत्म करेंगे और बीच बीच में मैं सोच रहा हूं कि कैलकुलेशन का भी टॉपिक मैं डालूं, और कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो लड़के को जो है एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग करता है, तो मैं उस पर भी वीडियो डालने का कोशिश करूंगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको हेल्प मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा, पढ़ रहे होंगे, मैं भी पढ़ देता हूँ आपके साथ साथ। आपके क्वेश्चन में लिखा गया है कि समीकरणों x + 2y = 3 एंड 3x + 6y = 9। समीकरण दिया हुआ है x + 2y = 3 एंड दूसरा इक्वेशन दिया गया है 3x + 6y = 9। ये इक्वेशन दिया गया है, दोनों इक्वेशन कह रहा है कि निकाय, और ऑप्शन दे दिया 4। फर्स्ट में कह रहा है ए का अद्वितीय हल है, बी में कह रहा है का कोई हल नहीं, और सी में कह रहा है अनंत हल है, और डी में कह रहा है सीवी संख्या में हल है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख गया है। इसको हम क्या करते हैं, देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 2y - 3 = 0, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3x + 6y - 9 = 0। कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही फंडा अपनाना है। अब a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 कितना होगा बताइए। 1 × x, इसको लिखने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ नहीं है, तो 1 तो उसके कोफिशिएंट में होगा ही, गुणांक में, तो 1। इसके जगह 3, b1/a2 की जगह 3, 1/3। अब b1/b2 निकालते हैं। b1/b2 कितना होगा, 2, और b2 की जगह 6, b1 की जगह 2, b2 की जगह 6, तो कितना हो जाएगा 2/6, मतलब 1/3। एंड c1/c2 निकालते हैं। c1/c2 क्या है, -3, c1 की जगह -3 और c2 की जगह -9, तो कितना हो गया, माइनस माइनस कट गया, पॉजिटिव हो जाएगा, 3/9, दैट मीन्स 1/3। तो ये इस कंडीशन से वो क्या पता चलता है, a1/a2 = 1/3, b1/b2 = 1/3 एंड c1/c2 = 1/3। मतलब कंडीशन क्या आ गया, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 = 1/3। दैट मीन्स इसका भी क्या हल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। किस ऑप्शन में है, कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर सी, मतलब अनंत हल होंगे। बताइए कितना आसान है। और ये आपके सीडीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सीडीएस आप देखिएगा 2012 में उसका भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैं सीडीएस के भी क्वेश्चन करा दूंगा, एनटीपीसी का भी क्वेश्चन मैं करा दूंगा, इसलिए आपको चिंता नहीं। पिछला वाला क्वेश्चन जो था एनटीपीसी में आया हुआ था, हमने बताना भूल गया, वो एनटीपीसी का क्वेश्चन है जो सीबीटी फर्स्ट 2021 में पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख गया है। आप साथ साथ पढ़िए, समय बर्बाद नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि कम समय का वीडियो बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा। देखिए क्या है लिखा हुआ है कि किस प्रतिबंध के अधीन समीकरणों kx - y = 2 और 6x - 2y = 3 का अद्वितीय हल होता है। तो किस प्रतिबंध के अधीन दिया हुआ है, मतलब किस कंडीशन के अधीन। तो समीकरण 2 दिया हुआ है, समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण है, आपके बोर्ड पर भी है, kx - 2, उसके बाद है kx - y, kx - y = 2, और दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है 6x - 2y = 3, 6x - 2y = 3। ये पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है। और आपको निकालना है कि के किस कंडीशन पर, के किस मान के लिए इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है। तो आप जानते होइएगा, फॉर यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा कंडीशन फॉलो करते हैं। फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या है, a1/a2 does not equal to b1/b2। यही
कंडीशन को हम फॉलो करते हैं, यही कंडीशन हमने बताया भी है कि फॉर यूनिक सोल्यूशन a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा। यदि इस शर्त को पूरा करता है तो जो इक्वेशन दिया होगा, जो इक्वेशन दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो कंडीशन दिया होगा वो यदि इस पर फुलफिल करता है तो उसके जो समीकरण निकाय के जो होंगे अद्वितीय हल होंगे, यानी यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो a1 की जगह इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए k है। अब इसको देखना चाहते हैं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, kx माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब बताइए k की जगह a1 की जगह क्या लिखे, k, a2 की जगह क्या लिखे 6, डज नॉट इक्वल टू b1 की जगह क्या लिखे -1, y के कोफिशिएंट -1 हुआ माइनस, तो इसमें 1 हो गया, 1 इंटू 1 छुपा होता है, 1 लिखते नहीं है अलजेब्रा में, तो -1 इंटू वाई, ठीक है। और b2 की जगह क्या हो जाएगा -2, क्या आ गया, माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, कट जाएगा, तो k/6 डज नॉट इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो 2 से काट देते हैं इधर, चलिए बाद में काटेंगे। k डज नॉट इक्वल टू 2k, इधर आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 2k डज नॉट इक्वल टू 6, तो यहां से क्या आ जाएगा, k डज नॉट इक्वल टू 6/2, दैट मीन्स k डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 से 2 × 6, तो k डज नॉट इक्वल टू 3। कहने का मतलब क्यों, किस ऑप्शन में, मतलब k डज नॉट इक्वल टू 3, मतलब k का मान यदि 3 नहीं है, यदि यहाँ k का मान 3 नहीं होंगे तो इस समीकरण का, इस दोनों समीकरण का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। मतलब k का मान किसी भी शर्त पर 3 नहीं होना चाहिए, तभी इस समीकरण का अद्वितीय हल होंगे। तो किस ऑप्शन में है, k डज नॉट इक्वल टू 3, ये किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो आपका बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी RRB NTPC CBT फर्स्ट 2021 में पूछा गया है, और मैं सभी देशवासियों से, सभी विद्यार्थियों से यह आग्रह करता हूं कि आप जब भी NTPC शब्द बोले तो आप उसमें RRB NTPC जरूर बोले, बिकॉज कि आपके जो हमारे देश के जो NTPC है, NTPC का फुल फॉर्म होता है, देखिए 2 NTPC है। पहला NTPC में इस पर थोड़ा चर्चा करता हूं, जो अभी हॉट इशू बना हुआ है। NTPC ने NTPC पर केस किया है, मतलब कि केस नहीं किया, एक्चुअल में रिक्वेस्ट किया है, और मिनिस्ट्री को लेटर भी लिखा है। लेटर भी आपको पता होगा, सबको पता है, ये लेटर लिखा गया है। NTPC के चीफ ने, CEO ने RRB NTPC को लेटर लिखा था। देखिए दोनों NTPC का मतलब क्या होता है। फर्स्ट जो NTPC है इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और दूसरी ये जो है ये सार्वजनिक उपक्रम है, इंडिया भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है। और दूसरा जो है जिसको हम बोलते हैं लोकप्रिय भाषा में RRB NTPC, जिसको लोग सीधे NTPC के नाम से जानते हैं, बट आज ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि NTPC सार्वजनिक उपक्रम है। जब भी आप NTPC बोले, नॉन, इसका नाम हो गया नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। तो आप कभी भी इस तरह का शब्द का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ये भारत सरकार का उपक्रम है और अच्छा भी लगता है सीधे NTPC का ना, RRB NTPC बोलिए, अच्छा रहेगा। उन्होंने NTPC के जो CEO हैं ये वाले, इन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है कि आप जो है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा डिफेम हो रहा है, मतलब हमारे रेपुटेशन का सवाल है। चूंकि भारत सरकार का बहुत बड़ा वो उपक्रम है, तो जाहिर सी बात है लोग, अभी ये पूरे इंडिया में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। इसलिए हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जब जब भी ये शब्द बोले तो आप RRB NTPC ही बोले, NTPC मत बोले, ठीक है। चलिए, ये भारत सरकार का महारत्ना कंपनी में आता है। भारत सरकार का अभी जो हमारे देश में जो महारत्ना कंपनी है उसकी संख्या है 11, ठीक है। भारत में 3 तरह की कंपनी आती है अभी, जो जिसको अच्छे कंपनी के तौर पर माना जाता है, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। तो ये महारत्ना कंपनी में आता है NTPC। और RRB NTPC जो है ये भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है,
ठीक है, इसलिए आप इसमें कभी कंफ्यूजन मत होइएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख भी गया होगा, पढ़िए। दिया गया अगला क्वेश्चन, युगल रैखिक समीकरण kx + 3y + 1 = 0 और 2x + y + 3 = 0 एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करता है, यदि ऑप्शन ए k = 6, बी में k does not equal to 6 और सी में k = 0 एंड डी में k does not equal to 0। तो आइए पहले मैं उसी प्रकार से मैं पहला इक्वेशन लिख लेता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है kx + 3y + 1 = 0। फर्स्ट इक्वेशन kx + 3y + 1 = 0 और दूसरा इक्वेशन 2x + y + 3 = 0। 2x + y + 3 = 0। और आपको पूछा गया है कि एक दूसरे को के किस मान के लिए ये जो समीकरण है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमने आपको शुरू में क्या कंडीशन बताया था, हमने 3 को कंडीशन बताया था आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। क्या बताया था कि इफ a1/a2, पहला कंडीशन बताया था, इफ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या शर्त होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। पहला शर्त हमने बताया था यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यदि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या बताया था, कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट होंगे, आप मेरे पुराने वीडियो में देखिए, और शुरू में भी हमने इस चीज का जिक्र किया है। और तीसरा कंडीशन हमने बताया था, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट, कहने का मतलब यदि इस कंडीशन को फुलफिल करता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो वैसे समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे, वैसा समीकरण कंसिस्टेंट होगा, और लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट, और वैसा कंडीशन जो होगा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, किसी न किसी बिंदु पर, इसी बिंदु मान लीजिए प्रतिच्छेद जरूर करेगा। तो इसमें बताइए जो आपकी कंडीशन दिया गया क्वेश्चन में कि एक दूसरे को किस मान के लिए प्रतिच्छेद करेंगे, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आइए इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई करवाते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाइए, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो एड लाइन जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, तो के किस मान के लिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, आपको पॉइंट नहीं निकालना है, केवल के का मान निकालना है। तो इसी कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो a1 की जगह यहाँ क्या है, k है, a2 की जगह क्या है, 2 है, डज नॉट इक्वल टू b1 की जगह क्या है, 3 है, और y की जगह क्या है, नहीं कुछ है, तो 1 हो गया, तो 1 हो गया। क्या हो जाएगा, k क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डज नॉट इक्वल टू 2 × 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, k डज नॉट इक्वल टू 6। तो k यदि 6 नहीं है तो किस ऑप्शन में है, k डज नॉट इक्वल टू 6, तो ऑप्शन बी में। यानी कहने का मतलब यदि 6 नहीं है तो ये जो समीकरण निकाय है, ये दोनों समीकरण हैं, वो क्या होंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे किसी न किसी पॉइंट पर। यदि 6 के बराबर नहीं है तो आपको प्रतिबंध निकालना था, ठीक है। तो हमने आपको अच्छे से इसके बारे में क्वेश्चन भी का सॉल्यूशन बताया है, हल बताया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। मैं फिर अच्छे वीडियो लेकर के आऊँगा कल। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस पर ही नेक्स्ट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, जैसा कि हमने कल आपको परसों के वीडियो में हमने आपको बताया था, इस बैक वीडियो में, कि हम जो टॉपिक भी लिखवा दिए थे कि पूरी तरह से उस टॉपिक को मैं क्लियर करूँगा। तो मैं अपने वादे पर पूरी तरह से अपने वादे पर अभी निर्भर हूँ, और आपको जो है पूरी तरह से वादा निभाऊंगा और पूरी टॉपिक को ख़त्म करूँगा। और जैसा कि हमने बताया है आपको कि कैलकुलेशन का वीडियो डालते रहूँगा, ताकि आपको कैलकुलेशन में भी सहूलियत हो, और भी अच्छे वीडियो डालेंगे, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।